हाँ भाई बच्चों, गुड आफ्टरनून। ठीक है सभी? कौन सा टॉपिक चला हुआ है? मैट्रिक्स चला हुआ है, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड थोड़ा अच्छा सा साफ कर दिया करो भाई। आ जाए बेटा। तो बताया था मैंने व्हाट इज मैट्रिक्स, क्या होता है मैट्रिक्स। ए रेक्टेंगुलर arrangement of the elements is called matrix। ठीक है, थोड़ा पिछला भी रिवाइज करवा देता हूँ, जो नए बच्चे हैं वो भी समझ लें कि भाई आपके पास कुछ एलिमेंट दी गए हैं, नाम मैंने रख दिया जी, मैंने कह दिया 1 5 8 7 6 4, बस ये लिख दिया। कितने मेंबर लिखे? 6 मेंबर लिखे आपके सामने। तो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं कि भाई इन एलिमेंटों को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दो। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दें तो आपकी वो जो शेप होगी उसे हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर हो गया? तो रेक्टेंगल तो जानते ही आप, इसकी अपोजिट साइडें इक्वल होती है। तो इनकी अरेंजमेंट कैसे कर सकता हूं भाई? मैं इनकी अरेंजमेंट बच्चों ऐसे कर सकता हूं, इनकी अरेंजमेंट में ऐसे कर सकता हूं। ओके, और मैंने कह दिया कि इनकी अरेंजमेंट क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ये भी तो अरेंजमेंट ही है, ठीक है ना? लाइन से में तो बिठा दिए, मगर सिमेट्री भी होनी चाहिए ना। दूसरी लाइन के भी तो सिमेट्री भी होनी बहुत जरूरी है। चलिए अभी से तो मैं दिखा रहा हूं आपके सामने। मैंने ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, ये थर्ड एग्जांपल, एक फोर्थ एग्जांपल और दे रहा हूं। मैंने फोर्थ एग्जांपल ये दे दिया जी, ठीक है। और पांचवा एग्जांपल बच्चों में दे देता हूं 1 5 7 6 8 4, ये दे दिया बेटा। बड़े अच्छे पैटर्न से बना रहा हूं, ठीक है ना? मगर इन पैटर्नों में आपने खोना नहीं है, मैट्रिक्स बतानी है कौन सी है, ठीक है ना? तो देखा ये बाउंड्री बना दे सभी की। ये बनी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री बन गई, ये बन गया, ये बन गई, ये बन गई। देख रहे हैं ना, बाउंड्री बना दी। तो रेक्टेंगल शेप कौन कौन से की है? वेरी गुड, फर्स्ट की है, सेकंड की है, फोर्थ की भी है, बिल्कुल है। फिफ्थ की नहीं है, ना ही थर्ड की। इसका मतलब पता चल गया आपको, इसका मतलब मैट्रिक्स को बोलना है, ठीक है ना? तो मैट्रिक्स नंबरों की, एलिमेंटों की अरेंजमेंट, कौन सी अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर, एक नया वर्ड जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तो ये भी है, ये भी अरेंजमेंट है, मगर कौन सी? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। क्लियर हो गया? These elements are called entry। एंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स की एंट्री बोलते हैं। और इज आल्सो डेनोटेड बाई AIJ। AIJ आप पैरों में बिठा रखे मैंने, कभी इसके साथ लगा दो, ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं लिखना। A लिखा, उसके पैरों में बिठाए हैं I और J। अब I और J को समझते हैं।
इसको समझते हैं? इसको समझेंगे कि भाई हमने इनको लिख तो दिया, अब हमने ये सबसे पहले ये समझना है कि भाई जो रो होंगी आपकी, रो और कॉलम, दो नई चीजें सीखेंगे आप लाइन में। जैसे आप खड़े भी होते हैं, रो और कॉलम भी बोलते हैं, बहुत बार नाम सुनो होगा रो और कॉलम का। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको आपने क्या कहना है? रोज कहना। और जो वर्टिकल लाइन है उनको आपने क्या बोलना है? कॉलम्स बोलना है। ठीक है ना? पहले तो आपकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए, उसके बाद बोलोगे रो और कॉलम। कभी इनमें बोलना शुरू हो जाए, इनमें नहीं चलेगा, इसमें। तो जैसे बच्चों इसमें देख रहे हो आप, वर्टिकल लाइन कितनी है? वर्टिकल लाइन कितनी लाइनों में खड़े हैं? कितनी लाइनें हैं? 1 2 3। ओके, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है। तो कॉलम कितने हुए इसमें? इसका मतलब 3 कॉलम हुए। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हुई? तो कॉलम कितने, रो कितनी हुई इसमें? 2। इसमें रो हुई और कॉलम 3 हुई। इस केस में देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 3। वर्टिकल लाइन कितनी है? 2। इस केस में देखिए वर्टिकल लाइन कितनी है? 1। हॉरिजॉन्टल लाइन 6 है। 1 2 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो रहा है ना? बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। मैट्रिक्स जो है आपकी, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटरों के साथ डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, एक्सेट्रा। ओके, कैपिटल से साथ डिनोट होगा। जैसे मैं इसको नाम दूंगा ना, तो इसका नाम दूंगा ए, ऐसे लिखूंगा। ओके, तो ऐसे आपने मैट्रिक्सों के नाम लिखने हैं। ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसका नाम सी लिख दिया। ओके, और एलिमेंटों को तो आपने सीख ही लिया कि भाई हमने ऐसे, एलिमेंटों को आपने ऐसे लिखना है। ओके, तो मैट्रिक्स को कैसे लिखूंगा? ए को, ये एरे ब्रैकेट यूज हो गया इसमें। कैसी ब्रैकेट यूज होगी? एलिमेंटों को रेक्टेंगल फॉर्म में रखकर, एलिमेंटों को रेक्टेंगल फॉर्म में रखकर उनको किस में आपने कर देना है? एरे ब्रैकेट में शिफ्ट कर देना है, एरे ब्रैकेट में रखना है। दैट इज द नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर नोटेशन। अब यहां पर मैं चीज लिख रहा हूं m/n। जैसे आप इस कमरे का विड्थ अगर जानते हो, तो कोई कहे कि भाई ये एरिया क्या है, कितने बाई कितने का है, कह दिया कि 15 बाई 20 फुट है जी इस कमरे का जो एरिया है। लंबाई और चौड़ाई 15 बाई 20 ऐसे बोलती है ना। तो यहां पर भी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मैट्रिक्स को ए के कैपिटल ए के साथ डिनोट करेंगे और उसके एलिमेंटों को स्मॉल ए आई जे के साथ डिनोट करेंगे और एरे ब्रैकेट में बिठाएंगे। और उसके साथ ही मैंने क्या लिख दिया है? m/n लिखा है। m/n का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। साइज बताएगा कितना ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, साइज के बारे में पता चलेगा। जैसे कि इसका साइज कैसा है, अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स का नाम दूं तो इसका साइज क्या आएगा? ये ए आई जे मैट्रिक्स है जिसका साइज, जिसका ऑर्डर कितना है? 2/3। अब यहां पर m क्या है? m का मतलब है रोज और n का मतलब है कॉलम्स। पहले रो आता है, बाद में कॉलम लिखा जाता है। तो आपको पता चल गया रो क्या है, इतनी 2 रो है, कॉलम 3 है, तो क्या हुआ? 2/3 ऐसे लिख दिया मैंने, इसका साइज मेंटेन कर दिया। अगर मैं ये चीज नहीं लिखूं, मुझे क्या पता ये किस ऑर्डर की। क्लियर हो गया ना? इसका साइज क्या होगा? इसका साइज क्या होगा? 3/2 ऑर्डर होगा। क्लियर होगा ना? इसका साइज के बारे में पता चल गया। ठीक है ना? अब नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे? नंबर ऑफ मेंबर इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट
इन ए मैट्रिक्स, उसका फॉर्मूला क्या है? m इंटू n। m भी पता है, m रो है और n कॉलम है, तो कितने मेंबर होंगे बताओ? मान लिया मैंने कहा 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, कितने मेंबर होंगे उसमें? 6 होंगे। मैंने कह दिया एक मैट्रिक्स है 5/7 ऑर्डर की, कितने मेंबर होंगे उसमें? 35। क्लियर हो गया? तो यहां से ये क्लियर हो गया। अब यहां पर ये आई और जे क्या है? आई बताएगा आपकी इस एलिमेंट की रो पोजीशन को, जे बताएगा इस एलिमेंट की कॉलम पोजीशन को। जैसे मैंने ये कह दिया ये मेंबर कौन सा है? ये मेंबर किसी मैट्रिक्स में सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में बैठा है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में है ये मेंबर। क्लियर हो गया? जैसे मैं ये कह दूं बच्चों, मैंने डॉट का यूज किया, मैंने इसमें डॉट यूज किया। आप देख भी चुके होंगे कि भाई किस ऑर्डर की मैट्रिक्स सर ने लिखी है, किस ऑर्डर की लिखी है ये? 3/3 बाई बोलते हैं बेटा, 3/3 ऑर्डर की। क्लियर है? इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है। अब ये मेंबर कौन सी रो और कौन से कॉलम में है? पहले ही रो में है ये और पहली ही, तो इसका नाम A11 है। ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में है? तो A12 है ये इसका नाम। तो ये आई और जे बता रहे हैं आपको, लोकेशन बता रहे हैं। ये है A13, ये पहली रो का मेंबर है और तीसरे कॉलम का मेंबर है। ये नेक्स्ट A21, A22, A23, A31, क्लियर हो गया? नेक्स्ट मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, मैं लिख रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बोल के करूंगा क्योंकि मैं पहले ये चीज आपको बता चुका हूं अच्छी तरह से। सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना आए। ये एग्जांपल किसका? रेक्टेंगल का। इसमें रो 3 है, कॉलम 2 है, तो बराबर नहीं ना, स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर है। दूसरा बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो? सेम हो। तो इसमें यहां पर कोई भी एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं है, मगर ये एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स का है। देख सकते हो आप। क्लियर हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसे कहा था मैंने कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल नहीं, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो। A square matrix is diagonal matrix if non-zero elements are zero. All non-zero elements are non-diagonal elements. Sorry, non-diagonal elements are zero. Diagonal कौन से होते हैं भाई? जहां पर I और J इक्वल हो जाएं उसे हम डायगोनल बोलते हैं। उन एलिमेंटों को क्या बोलते हैं? तो I और J देखो कहां पर सेम है, इनको हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये कहेंगे इन मेंबरों को छोड़कर बाकी जो मेंबर क्या होने चाहिए आपके? 0 होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फोर्थ बेटा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसे कब कहेंगे? कोई डायगोनल ये बनेगी ये, और कोई डायगोनल स्केयर कब बनेगी? इसके ऊपर कंडीशन लगा दूंगा जब उसके सारे के सारे मेंबर सेम हो जाएं एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। क्योंकि 1 को छोड़ेंगे तो मैं उसका नाम रख दूंगा आइडेंटिटी
मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ओके, 1 को छोड़ के अगर सारे मेंबर क्या हो जाएं, सेम बन जाए, तो जैसे फॉर एग्जांपल 5 0 0 5, ये डायगोनल हुए, डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो क्या हो गया, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। अगर 1 हो जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का बताया गया मैंने। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें 2 कैटेगरी होती है बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर मैट्रिक्स। तो बस क्या देखना है आपने, अपर की बात बोली है ना, अपर का मतलब उसका अपोजिट समझ लो। अपर का मीन डाउन, डाउन वाले मेंबर क्या हो जाए, 0 आ जाए, यानी कि वो ए आई जे 0 को चले जाए जहां पर आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू क्या है, जे से बड़ी है, उसे क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कहते हैं जिसमें डायगोनल से ऊपर वाले मेंबर किसको चले जाएं, 0 को चले जाएं, वो ए आई जे 0 को चले जाएं जहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाए, जे से छोटी हो जाए। क्लियर हो गया ना, ये सारी बातें मैंने अच्छी तरह से आपको समझाई है। नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये सारी बातें एक ही हैं। किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसके सारे मेंबर क्या हो जाएं, कोई भी आई जे देख लियो, सारे ए आई जे सारे एलिमेंट 0 होंगे, और एवरी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स को मैं किसके साथ नोट करता हूं, डिनोटेड बाय ओ। ओ मैट्रिक्स जहां भी मिलेगी उसका मतलब क्या है, जीरो मैट्रिक्स। मगर ऑर्डर लिखना चाहिए भाई, 2x2 है, 3x3 है या 2x3 है। जीरो मैट्रिक्स रेक्टेंगल भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, इस पे कोई कंपल्सन नहीं है। नेक्स्ट, कंपेरेबल मैट्रिक्स, नया नाम आया, कंपेरेबल मैट्रिक्स। भाई कंपेयर कब करते हैं आप, कंपेयर करने के लिए पहले तो ये बताओ कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2 चीजें तो चाहिए। यानी कि इसके बाद इसका मतलब आपको 2 मैट्रिक्स दूंगा मैं, आपके सामने 2 मैट्रिक्स दिखाऊंगा और आपने ये कहना है कि भाई ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है या नहीं है। मैंने बोला जी ए मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है m बाई n, और बी मैट्रिक्स है बेटे बी आई जे जिसका ऑर्डर है बेटे p बाई q। 2 मैट्रिक्स लिख दी मैंने, क्योंकि कंपेयर के लिए तो दो चीजों की तो जरूरत पड़ती है, 3 भी हो सकती है, 4 पे तो कितनी हो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 की तो जरूरत है, वो हम दोनों ने मैंने ले ली। अब बच्चों ए और बी कंपेयर मैट्रिक्स कंपेरेबल कब कहूंगा, जब दोनों का स्टैंडर्ड कैसा होगा, इक्वल। अब मैं ये कह दूं भाई मैंने 2 बच्चों को मैंने रेसलिंग करवानी है या कुश्ती करवानी है, 2 बच्चों को कुश्ती करवानी है, तो उसके लिए पहले पैमाना क्या है, दोनों क्या हो बेटे, इक्वल वेट की हो कम से कम। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक 40 किलो का और एक हो गया 100 किलो का, और कोई कंपेयर हुआ, वहां कोई कंपैरिजन हुआ, कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन कब होता है, जब दोनों के दोनों सेम स्टैंडर्ड के हों। सेम स्टैंडर्ड वाली चीजों का में कंपेयर किया जाता है, जब स्टैंडर्ड ही नहीं उनका तो कैसे आप कंपेयर करोगे। समझ में आई बात या नहीं आई। अब ये बताओ, चलो ये बात बताओ, अब एक रूम तो ये है और एक ये अगले वाला रूम है, क्या ये कंपेरेबल है? बिल्कुल है। एक मैंने कह दिया ये रूम है, और एक जो सुशील सर जिसमें बैठते हैं या बरसर आपके बैठते हैं, टीचर बैठते हैं, क्या वो दोनों रूम कंपेरेबल हैं? नहीं है। समझ में आ रही बात है। अब मैट्रिक्स में बता दोगे कि कंपेरेबल मैट्रिक्स कौन सी होंगी? यस सर। बताओ। m क्रॉस n सर इक्वल होंगी। बस साइज बराबर होना चाहिए। साइज को क्या कहता हूं यहां पर मैं? ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी वो कंपेरेबल है। तभी तो कंपेयर करोगे कि वैसे ही कर लोगे?
तो यहां पर बताओ क्या ये दोनों कंपेरेबल है? नहीं है। यानी कि तभी कंपेरेबल होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अदरवाइज मैट्रिक्स कंपेरेबल नहीं होगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बच्चों बात, इक्वल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है भाई ए आई जे, तो कंपेरेबल तो है ही ये दोनों मैट्रिक्स, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन तो यही है कि भी पहले तो वो दोनों क्या होने चाहिए? कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल होगी तभी तो इक्वल के बारे में पता करेंगे भाई इक्वल है अभी है या नहीं है। ठीक है ना? ये दो मैट्रिक्स हैं भाई, m बाई n ऑर्डर की, और ये भी m बाई n ऑर्डर की। मैंने a b के इक्वल कह दिया। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? इफ their corresponding member are also equal। भाई इसका कौन सा मेंबर? a11 उसके कौन से मेंबर के बराबर हो जाए? a11 के साथ ही बराबर हो। ऐसा ना हो कभी a11 को आप कह दो जी हाँ जी उसमें तो मैंने ये बोल दिया 2 3 1 4 और मैंने कह दिया जी 2 1 4 3, आपने बोला जी 2 भी मिल गया जी, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया और 1 भी हो गया। कहानी खत्म। मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूं? कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर। कॉरस्पॉन्डिंग कौन हुआ? ये a11 है, यहां पर b11 कौन है? यहां a12 कौन है? 3 है, वहां पर a12 कौन है? 1 है। तो यही पर क्रॉस हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए, तभी आप दो मैट्रिक्सों को क्या कहेंगे बेटे? इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? अब आपको सारी मैंने थ्योरी पढ़ा दी। अब इस बेस पर आप कोई भी इस पेपर से, ठीक है? देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूं। एक बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन लेंगे। भाई बच्चों आपने ये दे रखा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है? ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की? 2x2 ऑर्डर की। ये भी क्या है? एक और मैट्रिक्स है। ये भी क्या है? 2x2 ऑर्डर की। अब बीच में साइन किसका आ गया? इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या क्या रखी है? तो इसका मतलब क्या है? दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? कब? जब कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर क्या हो जाए, यानी कि ये मेंबर इसके इक्वल हो जाएगा और ये मेंबर हो जाएगा बच्चों इसके इक्वल। समझ में आ गया? ये मेंबर इसके इक्वल, ये तो है ही है, ये मेंबर इसके इक्वल हो जाएगा। लिख लो, इसको भी लिखते हो। भाई जरूरत भी नहीं है, बताऊंगा क्यों जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए 3x माइनस में x इक्वल टू 10 माइनस 4, 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू पता चल गई, 3 पता चल गई। यहां से देखिए बच्चे y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बढ़ाओ। y स्क्वायर प्लस 3y माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इंटू में y प्लस में 3 माइनस 1 y प्लस में 3 फैक्टर हो जाएंगे। y प्लस में 3 इंटू में y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू एक माइनस 3 आ जाएगी और एक y की वैल्यू 1 आ जाएगी। समझे आए? क्लियर हो गई? यहां से भी आप निकाल सकते हो। यहां से क्या y स्क्वायर माइनस 5y प्लस में 4 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर y माइनस 4 इंटू में y माइनस में 1, तो y की वैल्यू 1 और 4 आ गई। तो y की वैल्यू ही निकालनी थी बच्चों। समझ में आया? तो अब इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है? हाँ, ये वैल्यू चूज हो, क्योंकि इसी ने सेटिस्फाई किया ना दोनों को। ठीक है ना? अगर आप ये लोगे, ये चीज तो उसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो x की वैल्यू ये और y की वैल्यू क्या लोगे? 1 लोगे। क्लियर हो गया ना? ये इक्वल के ऊपर था। एक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। आपने बच्चों
एक मैट्रिक्स बनानी है सी, जिसका नाम है सी आई जे, जिसका ऑर्डर है 2/2, और जो सी आई जे ये मेंबर है, इसका फॉर्मूला दे रखा है, इसका फॉर्मूला दे रखा है 3i माइनस 2i माइनस 3j का मॉडुलस है, ये मॉडुलस है बाई 2। तो भाई बच्चों इसको आप सही रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एक्सटेंडेड रूप लिखोगे। इसका 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब कितने मेंबर होंगे? 4 मेंबर होंगे। इस मेंबर का क्या नाम होगा? C11, C12, C21, C22। तो यहां C लिख दिया ना, A लिख दो, C लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अभी बच्चों जैसे ये नंबर निकाला तो क्या करना पड़ेगा आपको? I और J को क्या लिखना पड़ेगा? 1 1 पुट कर दो। हाँ, 2 into 1 2, 3 into 1 3/2। इसका डिफरेंस -1 का मोड बाई 2 -1 का मोड क्या होता है? प्लस होता है हमेशा। 1/2 आ गया इसका आंसर, ये आ गया देखो 1/2 आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे C12, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो I की वैल्यू 1 पुट करो भाई 2 ही आएगा, J की वैल्यू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो -4 का मोड अपॉन 2, 4/2 हो गया बच्चों, और आंसर क्या गया 2। तो ये हमने 2 लिख दिया जी। अब बच्चों C21, इसमें क्या होगा? I का रोल कौन करेगा? 2, J का रोल 1 करेगा, तो यहां पर देखिए 2 करेगा तो 4 हो गया, 1 करेगा तो 3 हो गया, तो ये 1 का मोड बाई 2, तो क्या आ गया 1/2, तो यहां पर 1/2 आ गया। C22, I का रोल 2, J का रोल 2, तो करेगा 2, तो क्या हुआ 4 6 -2 का मोड बाई 2, -2 का मोड प्लस 2, क्या हुआ 1। तो ये मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आप सारे काम करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो। जितना भी मैंने थ्योरी का काम करवाया, अगर आपने सही ढंग से इसको समझा है, पढ़ा है, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। बाकी आप एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल में भी लगभग सारा मटेरियल कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल पढ़ें, एक्सरसाइज देखें, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछें, तो कल को हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है? ओके।